सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज दो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और हालात भी जिस तरह से हैं उन इश्यूज़ के ऊपर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि एक बात तो हमने वाज़े तौर पे कह दी थी कि जिस तरीके से ये इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, ये मुतनाज़ा एक इंतखाब हो चुका है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के दौरान भी इसमें रिगिंग नज़र आई और इलेक्शन के बाद भी काफ़ी शिकायत है रिगिंग की, और अब हुकूमत साजी और हुकूमत के हवाले से ही बहुत सारी बातें हैं। आइए आज हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, तर्जुमान हैं PTI के तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद ख़ान साहब, आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार अभी भी हैं या आपका नाम हट गया है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मौजूदा सूरत हाल में खान साहब ने कल असद कैसर साहब उनके पास गए थे, उनको उन्होंने बताया जनाब उमर अयूब खान साहब ने उनको नामजद किया है और इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद उम्मीदवार जनाब उमर अयूब साहब है। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि वैसे का एक तो फैसला अभी चल के मैं बात करूंगा, बहुत ही बेहतर फ़ैसला है और मेरा ख्याल है यू टर्न जो उन्होंने लिया है वो बहुत ही सही लिया, उस पर तो मैं बात करूंगा। लेकिन ये जो दो नॉमिनेशन की है उन्होंने, एक बल्कि तीन नॉमिनेशन है, एक तो ये कि अली अमीन गंडापुर को उन्होंने KPK दे दिया है और उमर अयूब साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म नामज़द किया है, और मियाँ असलम को, जो मैंने सुना है उसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा आप, उनको आपने पंजाब दिया है। अच्छा, ये तीनों हजरात वो हैं जिनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं और नामज़द हैं, और आपका अली अमीन गंडापुर के ऊपर तो काफ़ी बड़े इल्ज़ामात हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं। तो इस किस्म के फ़ैसले को आप समझते हैं कि ये एक मुदब्बराना बेहतर फ़ैसला है? हालांकि आप जैसे कैंडिडेट भी PTI में मौजूद थे, पंजाब में भी मौजूद थे और KPK में सूबाई लेवल पर भी मौजूद थे। नहीं, मैं तो सुबह लड़ा नहीं था, मेरे पास तो कौमी असम्बली की सीट है, वो खान साहब की अमानत है। जहां तक गंडापुर साहब का आपने सवाल किया है, तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, और जाहिर उनका एक एग्रेसिव स्टांस तो है, वो एक एग्रेसिव आदमी जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली वो मैच्योर आदमी है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि सुबह वो अच्छा चलाएंगे। माजी में उनको तजर्बा है, सूबे में भी वजारत का, मरकज में भी वजारत का। बाकी केसेस से इनकार नहीं, यहाँ पे केसेस जरूर होंगे, लेकिन उसमें खुदा न खासा सजा याफ्ता नहीं है। केसेस तो बहुत से लोगों पे हैं, मुझ पे भी हैं, तो उनको बेल भी मिल गई है, तो होपफुली इंशाल्लाह वो अच्छा डिलीवर करेंगे। और उन्होंने माजी में दिखाया भी है, कश्मीर हसास जगह है, वहाँ की वजारत चलाई है उन्होंने। और कश्मीर की जो वजारत थी उसमें तो उनकी नाहलियत टॉप पे है सर। कोई एक वाक़या बता दें, कोई एक फ़ैसला है, कोई एक अमल जो उनका कामयाब हुआ हो। हाँ, हमने उनको हमेशा दस दराजी करते हुए या हंगामा करते हुए या फसाद करते हुए देखा है, तो ये एक गलत मैसेज नहीं जाएगा सर पाकिस्तान की आवाम को, PTI के मुखलिस वर्करों को और इस्टेब्लिशमेंट को, कि आप एक ऐसे शख्स को नामज़द कर रहे हैं जो ऑलरेडी जिसके ऊपर मुख्तलिफ वक्तों में फसाद कराना और करप्शन और उसके अलावा 9 मई जैसे दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है। देखिए, आज इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई केला जेल में, और मुलाकात में अहमद उगर साहब थे, हमारे वकील सरदार लतीफ़ कोसा साहब भी थे, और खान साहब ने वहाँ बहुत बुनियादी बात की। मैंने उनको उनके गोश गुजार किया, उनको याद दिलाया कि माजी में आपका एक इंटरव्यू था जो आपने जमान पार्क में दिया था, जिसमें आपने फतह मक्का मॉडल की बात की थी। कौम को इस वक्त एक हीलिंग टच की जरूरत है, कौम को इस वक्त बड़ा दिल करके कौम को आगे ले जाने की जरूरत है, सियासी इंतकाम के बजाय सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। उन्होंने बिल्कुल उससे एग्री किया, अपने
इंटरव्यू का भी उन्होंने हवाला दिया, और साथ में एक एडिशन भी की कि न सिर्फ फतेह मक्का मॉडल, बल्कि उन्होंने ये फरमाया, खान साहब ने आज अडयाला में आधा घंटा कोई मुलाकात की, माशाल्लाह सेहत उसमें अच्छी लग रही थी। खान साहब ने कहा कि उस फतेह मक्का मॉडल पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पे इवन नॉन मुस्लिम भी अमल करते हैं, और नेल्सन मंडेला का उन्होंने हवाला दिया कि नेल्सन मंडेला ने भी उस अमल पे उसको फॉलो किया, और उन्होंने अपने मुल्क में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, और साल हर साल की अपार्थाइड और नस्ली जो इंतशार था वहां पे, और हेट्रेट थी, और दूसरे से नफरत थी, उसको खत्म करके वो अपने मुल्क को आगे ले गए। तो खान साहब ने यही बात की कि सियासी इंतकाम की बजाय अब हमें अपने मुल्क को आगे ले जाना है। मैं समझता हूँ ये जेल से एक ऐसा शख्स जिसको नाजायज इल्जामात में तकरीबन 200 के दिन करीब हो गए हैं, 201 दिन उनको जेल में रखने के बावजूद अगर वो आदमी इतना बड़ा दिल दिखा रहा है, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है, फतेह मक्का मॉडल की बात, इसका मतलब है कि वो कौम का लीडर मुल्क को आगे ले जाना चाहता है। तो वो क्यों कोई ऐसा काम करवाएगा किसी कि उसमें आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता या किसी को खदशा है कि अच्छा, कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, महाजराई की अगर बात है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है जो साउथ अफ्रीका के हवाले से है, तो उसमें तो सर अपनी गलती को पहले एक्सेप्ट करो और तमाम के तमाम लोग, और फिर मिलकर मुल्क के मफाद में काम करो। तो क्या पाकिस्तान अपनी वो तमाम गलतियों को जो माजी में उन्होंने की हैं, जो जिसमें 9 मई भी है, साइफर केस भी है, अदम एतमाद भी है, इसी तरीके से और सूबे की जो हुकूमतों को ख़त्म किया गया, जमहूरियत के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया, तो वो तमाम गलतियों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन में सर? देखिए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन या फतेह मक्का मॉडल जो असल में तमाम मसाइल का हल है, उसमें फिर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत नहीं होती, बल्कि उसमें फिर सब ने आके अपना ज़मीर आगे रख के अपनी कौम और अपने मुल्क की खातिर मजबूत फैसले करने होते हैं। तो उसमें फिर खान साहब तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें और जमातों के लीडरान और जिम्मेदार लोग, देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब नीयत ठीक हो तो अल्लाह रास्ता दे देता है, और इस वक्त इस मुल्क को एक जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है, इंतशार से आगे निकलने की जरूरत है। एक मौका मिला था इस हुकूमत को, रियासत को, 8 फरवरी के इलेक्शन की सूरत में कि हम एक पीसफुल ट्रांजिशन, एक पॉलिटिकली मैच्योर डेवलपमेंट की तरफ जाएं। वो मौका बड़ी हद तक जाया किया गया जब मुल्क की सबसे बड़ी जमात से उसकी आधी दे रहे हैं, जो तकरीबन 160, 165, 170 सीट जीतने वाली जमात को में फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये चीजों का हल क्या है? अगर हम इल्जाम दर इल्जाम की तरफ जाएंगे तो फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन नहीं, होगा नहीं। सबको आगे मैं तो आपकी एक इस, स्टेप आगे जाना होगा। मैं बिल्कुल है, लेकिन ये जो अली अमीन गंडापुर का की नॉमिनेशन है, मेरा ख्याल है, कुछ लोगों का ये ख्याल है, आप इसकी तस्हीह तदीद कर दें कि 2 बुनियादों पे उन्होंने किया है। एक तो ये कि उन्होंने मैसेज गलत दिया इस्टेब्लिशमेंट को, शायद एक प्रेशर बिल्ड किया है ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर सकें और बार्गेनिंग कर सकें अपनी ज़ात के हवाले से। एक तो मुझे ये बताइए कि, और दूसरा ये मुझे बताइए कि इलेक्शन की जो धांधली है उसके ऊपर आपके एक नुमाइंदे का स्टेटमेंट है कि जनाब साहब ने अमेरिका को का जो है वो मुतवज्जा किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इलेक्शन की धांधली पर नज़र रखें। तो पाकिस्तान का एक इलेक्शन है, उसका अंदरूनी मामला है, यहाँ आपका जो भी स्टेटमेंट है, जो भी अमल है, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के इलेक्शन पर नज़र रखने और धांधली पर नज़र रखने का जो स्टेटमेंट है, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे अली मोहम्मद साहब? नहीं, इसको सियाको सबाक से हटा के पेश किया गया है। वो नुमाइंदे की आपने बात की, उन्होंने खुद उसकी वजाहत की है, मेरी नज़र से उनकी वो ट्वीट गुजरी है। तो खान साहब किसी भी सूरत में किसी गैर मुल्क के पाकिस्तान के अंदरूनी मामला के हक में नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा, जो गंडापुर साहब की आपने बात की है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि खुदा न खास्ता वो किसी को इस नॉमिनेशन से थ्रेट करना चाहते हैं। सिर्फ उनके पेश नज़र ये बात है कि इस आदमी ने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा रहा है, लॉयल है, और मुश्किल हालात में सूबे को चलाया है, और इंशाल्लाह डिलीवर करेगा। और देखिए, जहां आप वो मिसाल मुझे दे रहे हैं, मैं दोबारा आपको वही बात करूंगा कि आपके सामने आपका ये भाई अभी उनसे मिल के आया है, और लतीफ खोजा साहब, डोगर साहब, हमारे चीफ विप, हम उधर मौजूद थे, और इमरान खान साहब ने असीरी के बावजूद, नाजायज जेल में डालने के बावजूद, वो क्या बात कर रहे हैं? वो मुल्क को अमन की तरफ और सब्र और इस्तक़लाल से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। फतेह मक्का मॉडल क्या है? फतेह मक्का मॉडल है दरगुजर।
और वो ये नहीं कह रहे कि मुझे दरगुजर करो, वो ये कह रहे हैं कि जब हमें इख्तिदार में आएंगे तो हम मुल्क की खातिर बड़ा दिल करके कौम को आगे लेके जाएंगे। हम सियासी इंतकाम पे बिलीव नहीं करते। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया काफ़ी हद तक इस पे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये अमल तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आया जब एक तरफ हमने सुना कि जिना खान ने अब उन तमाम सियासी जमातों से, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनसे बातचीत करने के ऊपर आमादगी जाहिर कर दी है। तो ये सिर्फ बातचीत जो है वो किसी ख़ास एक एजेंडे पे है या पीटीआई, तहरीक इंसाफ, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिलकर हुकूमत साजी के लिए भी कोशिश करेगी? दो बातें हैं, इश्यूज पे भी बात है, जैसे धांधली का इशू, और हुकूमत साजी पे भी बात है। हाँ, हुकूमत साजी में सिर्फ इस्तिस्ना है, वो है नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये दो जमातें पाकिस्तान को इस जगह पे लेके आई हैं, तो इनके साथ मिलकर तो आप हुकूमत को इस तरह से बेहतर नहीं कर सकते। जाहिर है इनके मुकाबले में ही तहरीक इंसाफ बनी है, और ये एक मस्बत बात है। अगर बड़ी जमातें आपस में एक सियासी एक माहौल में एक मुकाबला, सियासी मुकाबला करते हैं, तो उससे अवाम को बेहतर रिजल्ट ही मिलता है। कि उन्होंने कहा है कि आप सबसे करें, सबसे बातचीत करने के लिए कहा है, लेकिन मैंने तो ये पूछा है कि कोई ख़ास एजेंडा है या हुकूमत साजी आप पीपल्स पार्टी से भी, क्योंकि एक फ्लैश चल रहा था कि पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये जो है वो हुकूमत साजी के ऊपर बात करने को तैयार है। तो इस पर ज़रा सा आप अपनी राय देंगे सर? नहीं, उसके बारे में आज मुलाकात में भी खान साहब ने उसका बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया, ना वो उसकी फेवर में है। मेरे ख्याल में हम हुकूमत में अपने दम पे ही आएंगे। अगर हमारी रिजर्व सीटें हमें मिलती हैं और हमारी जो सीटें चुराई गई हैं वो अगर हमें मिलती हैं, तो हम अपनी ही मेजॉरिटी हमारी माशाल्लाह है, हम अपनी हुकूमत छोटी जमातों के साथ मिलकर बना सकते हैं सवाए नून लीग या पीपल्स पार्टी के। तो अगर वो सूरत हाल नहीं होती तो फिलहाल फिर अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन चूंकि हमारी अभी भी सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो कानूनी और आईनी तौर पर राइट तहरीक इंसाफ का है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। वो फिर मसला तहरीक इंसाफ का है कि अगर वो हुकूमत अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर सकती तो फिर अल्टीमेटली अपोजिशन में बैठेगी। और जब भी हमारी रिजर्व सीटें बहाल होती हैं और हमें इंसाफ मिलता है और फॉर्म 45 हमारे सही काउंट होते हैं, तो हमारा तो ऑलरेडी 160-165 के करीब कम से कम सीटें बनती हैं। चलिए जी, ये बताइए कि क्या आपकी जो जमात है वो अभी तक तो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, कहा जा रहा था कि टूट फूट का शिकार है, लेकिन अभी तक तो कोई ज़्यादा टूट फूट नज़र नहीं आई है। तो मुस्तकबिल में क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, 3 दिन के अंदर आपको किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है, क्या फ़ैसला हुआ है सर आपका, किस सियासी जमात को आप ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ साहब ने उसके बारे में आज बहुत ही क्लियर डायरेक्शन दी है, थोड़ा सा कबल वक्त है, इस वक्त मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वाजे हदायत दे दी है और लाए अमल उन्होंने हमें दे दिया है, और उस पर इंशाल्लाह अमल भी शुरू हो चुका है, और उसका रिजल्ट आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह मिल सर भी जाएगा। ये मेरे तो सवाल उसमें का जवाब कोई तो नहीं इबाहम है सर। मेरे सवाल का जवाब ये है कि जाहिर है आप मुझे बताइए कि आया 3 दिन के बाद आपको किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है, ये तो कानून है ना सर। तो पीटीआई किसे ज्वाइन कर रही है सर? कोई सियासी जमात तो सामने आए, या फिर जो हम सुन रहे हैं मुत्तहदा मजलिस अमल, सुन्नी तहरीक और इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने आपके साथ शमूलियत पे जो है वो एतराज़ रख दिया है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसका जवाब आपको इंशाल्लाह कल शाम तक या परसों तक मिल जाएगा। इसका हल निकाल लिया गया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इशू भी हल हो गया है। क्लियर नहीं है अभी तक कि जी किस जमात को आप ज्वाइन कर रहे हैं? जमात का भी नाम लेना थोड़ा सा कबल वक्त है, तो कुछ मामला वो हो जाएं, उसके बाद आपके सामने इंशाल्लाह कल अच्छा, शाम तक आपने या उस पर परसों तक क्या आ किया? जाएगा। चले हम इस पर रुक जाते हैं, आपको उज्जत नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने उस पर क्या किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने जब ये कहा था कि एक सियासी जमात पीटीआई तहरीक इंसाफ मौजूद है तो ये इंडिविजुअल उस सियासी जमात में जा सकते हैं, कानूनी इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो आपने इस पर कोई फैसला किया है?
देखें, उस तरफ जो लोग हमें छोड़ के गए हैं, उनकी जमातों की तरफ जाने का कोई फैसला हमारी जमात की तरफ से नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं तो तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपसे तो सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया है ना। तो क्या ये आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट में इस तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर, या कोई इंसाफियन ग्रुप बनाएंगे, क्या करेंगे सर? देखिए, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। किसी तगड़ी सियासी जमात में जाने का ऑप्शन भी है, अपनी जमात का बहाली भी मौजूद है। जमात तो मौजूद है, सिर्फ उसमें जाने के लिए इंतखाबी निशान की इशू है। और आज खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा भी है कि हम इंट्रा पार्टी की तरफ जाएंगे, तो जल्द ही आप देख लेंगे कुछ दिनों में हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कोई कानूनी सुकम जो हम समझते हैं कि नहीं था, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कुछ कानूनी सुकम का उन्होंने हवाला दिया, जिसको हम सुकम नहीं समझते, बहरहाल उसको भी हम दूर करेंगे और उस पे काम जो है कल सुबह से शुरू हो जाएगा। आप इंशाल्लाह, ये आपके नाजरीन को मैं ये बताना चाहूंगा कि जल्द ही तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी इंशाल्लाह खान साहब के हुक्म पे होने जा रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं, बहुत सारे लोग आपके आज उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने इस पे जोर दिया ठीक आज है, की मुलाकात में कि आप इंट्रा पार्टी की तरफ जाएं। ठीक है, और वो इस पे तो ज्यादा वो तो वक्त सर जाए बात की बात हो गई ना। अभी तो खैर ज्वाइन करना है, 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मुझे जी ये बिल्कुल। बताएं सर कि आपने खान साहब से ये नहीं पूछा कि खान साहब आपके इतने तर्जुमान हैं कि लोग कंफ्यूज हैं। मसलन कहीं अली ज़फ़र साहब बात कर रहे होते हैं, कहीं लतीफ़ खोसा साहब बात कर रहे हो, कहीं अली मोहम्मद बात कर रहे होते हैं, कहीं अली अमीन गंडापुर बात कर रहे होते हैं, कहीं मरवत साहब बात कर रहे होते हैं। तो सर मुझे ये बताएं ना कि, और कहीं आपके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो बात कर रहे होते हैं, तो आखिर किसकी बात मानी जाए? देखिए, सारे जिम्मेदार लोग हैं और बातों में कोई ऐसा तजाद भी नहीं है। नहीं, तजाद तो जैसे है इंटर सर, पार्टी इलेक्शन की बात खान साहब ने तजाद की है, तो है तो सर, इंटर तजाद पार्टी बहुत है, इलेक्शन की बात बड़े तो बड़े तजाद आ हमारी गए हैं सर। जमात अली के ज़फ़र साहब के स्टेटमेंट में, लतीफ़ खोसा साहब के स्टेटमेंट में, बाबर अवान साहब के स्टेटमेंट में, बैरिस्टर साहब के स्टेटमेंट में, अली मोहम्मद साहब के स्टेटमेंट में, और जो आपके दूसरे लोग हैं, तजाद तो आ रहे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं था सर कि आपने मशवरा नहीं दिया, क्योंकि आप बहुत अच्छे मुशीर हैं, आपने मशवरा नहीं दिया कि किसी एक को या दो को वो नामजद कर दें मुकम्मल तौर पर तर्जुमान? नहीं, तर्जुमान तो देखिए, बैरिस्टर गौर साहब सिटिंग जो है टेम्पररी चेयरमैन है, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। लेकिन सारे जिम्मेदार लोग हैं। अगर आप मुझे हवाला देंगे कि कौन से बयान में तजाद है, तो शायद मैं थोड़ी सी रहनुमाई कर पाऊँ। नहीं, वो अभी आप पढ़ लिया करें दरअसल, मैं अपनी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना अली ज़फ़र और लतीफ़ खोसा जो आपके पिटीशन करने जा रहे थे हुकूमत के हवाले से, आपके पार्टी के हवाले से, उसमें बड़ा तजाद आ गया है। बैरिस्टर साहब के बयान में और आपके बयान में बड़ा तजाद आ गया है। इसी तरीके से बाबर अवान साहब की। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, मैं आगे चलता हूँ, JUI से आपकी मुलाकात, इत्तेहाद, जो मुलाकात है, इत्तेहाद है JUI से मौलाना फजलुर रहमान साहब से, इस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब का खुश आइन है कि उन्होंने JUI, एक बड़ी सियासी जमात, दीनी जमात से बातचीत की है? तो क्या आपका इत्तेहाद होने जा रहा है KPK में और मरकज़ में? किसी खास जमात का उन्होंने, खान साहब ने तो नहीं कहा कि आप इस जमात से जाके मिले। उन्होंने कहा कि सबसे आप इंगेज करें। उस सिलसिले में कल असद साहब ने जाके फिर जमात उलमा इस्लाम के लीडर से भी बात की है, और भी जमातों से उनकी बात हुई है, शेरपाव साहब से बात हुई है, शिरानी साहब से उनका रब्ता है। आज मरकजी जो हमारा दफ्तर है सेक्रेटेरिएट में, मौलाना समीउल हक साहब की जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम सीन, उनके नुमाइंदा वक्त की मेरे साथ मुलाकात हुई है। तो हम तो सब जमातों से इंगेज करें। खान साहब ने तो सिर्फ ये कहा है कि हुकूमत साजी में आप पीपल्स पार्टी या नून के साथ हम अलायंस नहीं कर सकते, बाकी तो सब जमातों से आप सियासी मामलात के लिए गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर सियासी जमातों ने आपस में गुफ्तगू नहीं करनी, तो फिर हमने किससे करनी है? बहुत खूब सर, ये तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला। ये तब्दीली कब आई सर कि उन्होंने सियासी जमातों को बातचीत के काबिल समझ लिया, और ये एक अच्छा फ़ैसला है, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब हम ये उम्मीद रखें कि खान साहब के यही मुस्बत इशारे आएंगे इस किस्म के हालात में? डॉक्टर साहब, कुछ अर्सा पहले आप जरा हमारी तरफ लाल आंखों से गुस्से से देखते थे, वरना शायद आपको पहली नजर आ जाता। गिरफ्तारी से पहले ही इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के मफाद में सबसे बात करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन शायद उस वक्त लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब आवाम का जवाब देख लिया है कि 2/3 नहीं 3/4 इमरान खान के साथ हैं, तो शायद अब उनको इमरान खान साहब की आवाज सुनना वो शुरू हो गया। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है पीडीएम की, और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, और उन्होंने शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया और अपनी बेटी को पंजाब में नामज़द कर दिया दूसरी इनिंग्स के लिए। तो आप एक तो कैसे देखते हैं इस फैसले को मियां नवाज शरीफ साहब के? लोग तो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि अगर ये हुकूमत इस तरह बन जाती है तो आप समझते हैं कितने दिन चलेगी सर? चलने वाली दुकान नहीं है ये। और दूसरी बात ये कि मियां साहब का थोड़ा सा दिल टूटा है, तो डॉक्टर साहब अब हम क्या करें? अवाम ने दिल तोड़ दिया है। आज से 4 महीने पहले मेरे से किसी ने पूछा, अदालत में किसी पेशी पे जा रहा था, हम पे तो केसेस भी इतने बनाए हैं, पूछा कि मियां साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मैंने कहा उसमें थोड़ा सा मसला है। उन्होंने पूछा क्या? मैं कहा मियां साहब और वजीर आजम की कुर्सी में 25 करोड़ अवाम हायल है। तो इस मलंग की बात 8 फरवरी को आपके सामने आ गई, अवाम हायल हो गई। अब मियां साहब का दिल टूटा है, अब क्या करें? शायद जो है तबीयत की बहाली के लिए वो लंदन जाएं, तो अब उनकी मर्जी है, लंदन जाते हैं, जहां भी जाते हैं। वजीर आजम हाउस तो मियां साहब नहीं जा रहे, इतना तो हमें लग रहा है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि ये उमर अयूब साहब का ये हतमी फैसला है वज़ीर आज़म बनाने का, या कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी मौजूद है सर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए? नहीं, इस पे मेरे ख्याल में मेरा बात करना नहीं बनता, क्योंकि उस पर बैरिस्टर गौर साहब सिटिंग चेयरमैन है, वो उस पर आपको ज्यादा मुस्तनद बात कर सकते हैं। फिलहाल तो जो नामजदगी है वो मोहतरम उमर अयूब खान साहब की है। अभी तक मेरे पास कोई इतला नहीं है उनके चेंज होने की, और चेंज होने की वजह भी नहीं है। खान साहब का इस्तेकाक है, उन्होंने उनका नाम दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, करेगी। आखिरी सवाल। पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अहम इदारों को बड़ा निशाना बनाया, और आज तक कभी बना रहे हैं। सोशल मीडिया में और दूसरी जगहों पे कई अहम तरीन ऐसे चीज़ें मौजूद हैं। क्या खान साहब ने कोई मैसेज दिया कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों की रिस्पेक्ट की जाए और उनके मुकाम को एक्सेप्ट किया जाए सर? हमेशा हमने ये बात की है, और निशाना हमने कभी भी नहीं बनाया। सिर्फ कुछ चीजों पे उसूली एक इख्तलाफ जरूर मौजूद है। बाकी आज जो मैंने कल की बात छोड़े, आज की बात करें, जो अली मोहम्मद आपको बता रहा है कि अडियाला में कौम का लीडर बैठ के आपको फत्ता मक्का मॉडल की बात कर रहा है, मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहा है, सियासी इंतकाम की बजाय सियासी इस्तेकाम की बात कर रहा है। 200 दिन की जेल काटने के बावजूद वो कहता है मैं जाती इंतकाम नहीं लूंगा, मुल्क को आगे ले जाना है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अच्छा बात है सर, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। और जेल बहुत से सियासतदानों को जो बहुत मसलन गुस्से में होते हैं, जब वो जाते हैं तो वहाँ नरम पड़ जाते हैं। अली मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसला है अगर सियासी जमातों को मिलकर वो बातचीत के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसमें उनका भी और उनकी तंजीम का फ़ायदा है। हम नाज़रीन एक ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब हमारे साथ नाज़रीन हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, तर्जुमान हैं आईपीपी के। जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर ये क्या हो गया सर, ये आपके पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी को जहां वो मरकज़ में एक बड़ी ताकत हासिल करने जा रही थी, पंजाब में हासिल करने जा रही थी, 2-3 सीटों पे महदूद हो गई, उनमें से भी एक सीट को ख़तरा लाक हो गया सर। ऐसा क्या हो गया सर इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तकरीबन 11 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और उसमें से 3 सीटें जीत लीं कौमी असम्बली की। तो मेरा ख्याल ये कोई बुरा रिज़ल्ट तो नहीं है। मुझे याद पड़ता है, और आपको भी इस बात का इल्म है, कि जिस पार्टी को आज बड़ा पॉपुलर पार्टी कंसिडर किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ, उसने पहला इलेक्शन 1997 में लड़ा था। तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत तमाम MNA MPs की ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी और एक सीट नहीं जीती थी। फिर दूसरा इलेक्शन 2002 के अंदर लड़ा था, तमाम MNA MPs की ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी, सिर्फ एक सीट, 2 सीटें हारी, उसमें ज़मानतें ज़ब्त हुई बानी चेयरमैन की, एक सीट के ऊपर वो मियां वाली से जीत पाए थे। तो
अगर उस हिस्ट्री को देखा जाए तो ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया ना। हम तो 3 सीटों के साथ, और अभी वक्त है अगले 10, 12, 15 दिन के अंदर, कुछ पता नहीं कि मरकज के अंदर कोई 3, 4, 5, 6 बंदे शायद जोड़ तोड़ करेंगे सर, जोड़ तोड़ करेंगे आप सर, क्या करेंगे? मतलब इट मे बी पॉसिबल, जोड़ तोड़ की बात नहीं है। जो आजाद मेंबर है उनको अथॉरिटी हासिल है, जब उनको कहा जाएगा कि आप किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो उम्मीद है कि 2, 4, 6, अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो आ जाएंगे जना, कुछ 7, 8 का। तो सर आपकी जो सोच है, आपकी सोच है, वो आपके कायद की सोच क्यों नहीं हुई? जहांगीर तरीन साहब ने क्यों इस्तीफा दे दिया, सियासत से क्यों रिटायर हो गए? अगर मैं आपकी बात को मान लूं, जो आपने कहा कि जी पीटीआई को माजी में किस तरीके से सीटें वो हारते हुए आए और अब एक बड़ी तादाद में जीत गए, तो जहांगीर तरीन का इस्तीफा देना और सियासत से रिटायर होना और डीमोरलाइज होना, ये किस बात को जाहिर करता है सर? देखें, जहांगीर तरीन साहब का जो इस्तीफ़ा है वो बुनियादी तौर पे उनके एक अच्छा इंसान होने का और एक अच्छा सियासतदान होने का और एक अच्छी शख्सियत होने का और एक अच्छा फ़र्द होने का इजहार करता है कि उन्होंने ये समझा कि यार मैं चेयरमैन था, सरपरस्त आला था जिस पार्टी का, उसने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनाब रिजल्ट नहीं दिया, तो उन्होंने पॉलिटिक्स और अपने ओहदे से जो है वो बैकआउट कर लिया। तो बुनियादी तौर पे अगर साइकोलॉजिकली आप उसके इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो तो यही बनती है कि एक अच्छे इंसान की निशानी है। मसलन जो तो इंसान हार जाए, पार्टी मौजूद है नहीं पार्टी तो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने, इसका मतलब ये है कि उनके जहन में कुछ और था और वो उन्होंने जो कैलकुलेशन किया हुआ था वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, और जब उनको ये कैलकुलेशन में इस हद तक नाकामी हुई कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा और सियासत तक छोड़ना पड़ा, तो सर आप लोगों ने मनाया नहीं जहांगीर तरीन साहब को? नहीं, ये बात नहीं है। कैलकुलेशन को इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी नहीं, हम तो 2.5 महीने की पैदावार थे। 2.5 महीने पहले हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई और हमें इंतखाबी निशान मिला। टोटल 2.5 महीने की नौज़ायदा और नई पार्टी थी, और उसमें भी हमारे महदूद बंदे इलेक्शन लड़ रहे थे, कौमी असम्बली के अंदर भी और सूबाई असम्बली के अंदर भी। तो बाकी उन्होंने अपनी दोनों सीटें जनाब हारने के बाद उन्होंने बेहतर समझा जना एक अच्छे इंसान के तौर पर। अच्छा चलें सर, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर 2 पार्टी बनाई गई, एक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और दूसरा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। दोनों को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम ने रद्द कर दिया, उनके वर्करों ने रद्द कर दिया और उनके वोटर्स ने रद्द कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी गलती है वो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम की है। जनवरी 2021 के अंदर कैपिटल हिल्स अमेरिका का जो वाक़या हुआ कि एक पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की 2 तकरीरें सुनने के बाद उसकी पार्टी के अहदेदारों और वर्कर्स ने, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ था, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर जनाब 1150 बंदों पे पर्चा काटा और 3 महीनों के अंदर 850 पौने 900 बंदों को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद दे दी और जनाब केस को निपटा दिया। हम थर्ड वर्ल्ड है, हम चरागाह है पाकिस्तान। बुनियादी तौर पर यहाँ पर 40 मुल्कों की एजेंसियाँ काम करती हैं, यहाँ पर मुल्क दुश्मन ताकतें और जितनी आलमी ताकतें हैं उनकी जनाब यहाँ पर प्रॉक्सीज काम करती हैं। यहाँ पर तो 9 मई का वाक़या कि जो उससे हज़ारों गुना बड़ा इंटेंसिटी का वाक़या था, उसके बाद यहाँ तो लोगों को हीरो बनाया गया। यहाँ पे अदालती सिस्टम फेल हुआ, यहाँ पे अदालती सिस्टम ने जनाब 15-15, 20-20, 30-30 हर रोज़ जमानतें दी, लोगों को मफरूर किया गया। जो लोग मफरूर हुए उनको जनाब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई कि पाकिस्तान और बर्रे सगीर की ये हिस्ट्री है कि यहाँ पर जो जिसके खिलाफ सरकार या पुलिस चाहे जेन्युइन उसकी कोई गुनाह या उसके जुर्म के हवाले से भी अगर उसका पीछा करे तो आवाम उसको मजलूम समझती है। आखिरी 1-1.5 महीना जनाब एक इस अंदाज से यहाँ पे बिहेव किया गया, छापे मारे गए लोगों के घरों के अंदर, जो लोग मफरूर थे, जो रियासत को मतलूब थे, अदालतों को मतलूब थे, थानों को और कचहरियों को मतलूब थे, उन छापों की रोशनी में और 2 साल से जो एक पूरा मजलूमियत का और आलमी ताकतों का एजेंडा और सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी और अरबों रुपए की ऑपरेशन गोल्ड समेत के जेर एहतमाम जनाब इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ मिल मिला के फिर भी जो रिजल्ट आया वो ये था कि 1/3 जो है वो पीटीआई को जनाब मैंडेट मिला और वोट मिला और जनाब 2/3 जो है वो पीटीआई के मुखालिफ मिला।
तो मेरा ख्याल है कि ना कोई इतना अच्छी अचीवमेंट है, ना कोई इतनी बड़ी अच्छा, आप नहीं achievement है। मानते कि आपके भी स्टेटमेंट मौजूद हैं, जिस जमात को आप कहते थे कि उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ सोशल मीडिया तक है, इलेक्शन में तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वोट दिया, और उन लोगों को वोट दिया जो लोग बिल्कुल नए थे उस इलाके में, और बड़े बड़े मंच के लोग उनके सामने खड़े थे और उनको हरा दिया। हालांकि वो बहुत बड़ा दावा उनका अभी भी है फॉर्म 45 के हवाले से कि उनकी 50 सीटें अभी भी उनकी मिलने की उम्मीद है उनको। डॉक्टर साहब, 17 मिलियन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और 41 मिलियन लोगों ने पीटीआई के खिलाफ वोट दिया। आप किस तरीके से कहते हैं कि वो पॉपुलर बयानिया है? सर, ये कैलकुलेशन तो हर जमात के साथ है ना। जो आप एक पूरी बात सुन लें, मेरी पूरी बात सुन लें ना। यस। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आपका टोटल 92 सीटें आप जीतते हैं, जो 1/3 भी नहीं बनती प्रॉपर तरीके से, चलो 1/3 ही बन गई, और आपकी जनाब 2/3 सीटें उनका मुखालिफ जीत रहे हैं। फिर जनाब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि केपीके के अंदर एक इंतहाई वसीओ अरीज और एक इंतहाई हाई लेवल की जितनी धांधली हुई है उसके हवाले से ANP, JUI, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जनाब उसको क्लेम कर रही हैं। वो ठीक है, वो आप उसको जायज करार दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कोई इतना भी ज्यादा तो सर मान गए आप मान गए कि ये इलेक्शन धांधली शुदा है। सर मान गए आप, मान गए भाई धांधली शुदा तो 1970 से लेके आज तक। सर ये इलेक्शन धांधली शुदा है नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका बता देना सर। मान गए आप? नहीं, आप मुझे ये बताएं 2018 का इलेक्शन फेयर था। वो सर वो भी धांधली शुदा था। हमने कब कहा? हमें तो 2024 का बता देना सर। 2008 का इलेक्शन फेयर था। इसका मतलब है धांधली हुई है ना बहुत बड़े पैमाने पर। सर आप मान रहे हैं? मान रहे हैं सर, मान रहे हैं सर। सुन तो लेना, अभी सुन तो लेना। 2018 के अंदर आप बताएं हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सड़कों पे थी। सर आज कहाँ है? और 72 घंटे तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था। सर आज किधर है? क्या वो फ्री एंड फेयर थे? क्या मैं माजी की 5 साल की चीजों को जो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं आज भी डिस्कस करें? क्या हम आज के इलेक्शन को डिस्कस ना करें कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें चीख रही हैं कि ये पाकिस्तान का बदतरीन धांधली। तो भाई 2018 को भी सारी जमातें चीख रही थी। तो सही इत्तला के लिए 2018 को पीटीआई भी चीख रही थी। तो वो तो मान लेते हैं, बात कर रहा हूं, तो मान लेते हैं सर। पार्टी भी चीख। अच्छा सर ये बताएं JUI और पीटीआई का, JUI और JUI सर वो सारा जानता हूं सर, JUI और पीटीआई में मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत साजी के लिए बातचीत हो रही है। कितना बड़ा चेंज है इस पीटीआई की जमात में। और आप समझते हैं इससे इमरान खान अब एक जमहूरी और सियासी सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं सर? हाँ जी। अच्छा, अब तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। इसी मौलाना फजल रहमान साहब को नौज़बिल्ला माज़अल्लाह 28 साल बानी चेयरमैन जनाब शैतान का छोटा भाई करार देते रहे। इसी मौलाना फजल रहमान साहब को नौज़बिल्ला माज़अल्लाह इंतहाई नंगी गंदी गालियाँ और अलकाबात से नवाजते रहे। और फिर इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मौजूदा जो नंबर गेम्स हैं कौमी असम्बली के अंदर, आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद कर भी लें तो जनाब पीटीआई की हुकूमत नहीं बनती है। पीटीआई की हुकूमत जनाब 3 सूरतों में बनती है, 3 सूरतों में इस वक्त। एक यह है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर ले तब, दूसरा यह है कि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ले तब, तीसरा ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज एमक्यूएम समेत जितनी छोटी मोटी पार्टीज हैं सारी की सारी 100% पीटीआई के साथ मिलेंगी, तो तब जाके उनकी हुकूमत बड़ी मुश्किल से बनेगी। तो आप JUI के पास क्यों गए? JUI के पास इस वक्त गए और मौलाना जनाब जरदारी साहब के पास क्यों नहीं गए? जरदारी साहब के पास इस वजह से नहीं गए कि जरदारी साहब मसालियत की बात कर रहे हैं, पुरअमन होने की बात कर रहे हैं, आपस में बैठने की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के पास इस वजह से गए कि बावजूद इसके कि वहां जाने से पीटीआई की हुकूमत नहीं बननी। लेकिन JUI और मौलाना फजल रहमान इस वक्त टकराव की पॉलिसी, रियासत से टकराव, एस्टेब्लिशमेंट से टकराव, रियासती इदारों से टकराव, मार धाड़, छीना झपटी, ताइफल मलूकी और जनाब अनरेस्ट क्रिएट करने का दावा कर रहे हैं। तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक ऐसा माहौल चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मजीद तबाही और बर्बादी
और अनरेस्ट आए, ताकि वो अगर अंदर है सजा भुगत रहे हैं तो बाहर उनका मैंडेट एंजॉय करके कोई वजारत उज़्मा का या अपोजिशन लीडर के मजे ना लूटे, बल्कि ये अनरेस्ट बरकरार रहे और मजीद उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी और उनकी जनाब फेम के अंदर इजाफा हो। और वो उनकी गलतफहमी है कि उसके बाद अगला इलेक्शन जब भी हो, चाहे 6 महीने बाद हो, साल बाद हो या 5 साल बाद हो, वो जनाब किसी जोर जबरदस्ती के साथ वो जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए एक बात यहाँ पर, एक बात आप भी माने, मैंने इंटरप्ट नहीं किया कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तो इस इंतखाब को धांधली कह ही नहीं रही है। अच्छा, जो पार्टियां इंतखाब में धांधली का शोर मचा रही हैं उसमें पीटीआई भी है, जेयूआई भी है, जमात इस्लामी भी है और दूसरी सियासी जमातें हैं। तो इमरान खान साहब उन सियासी जमातों के पास जा रहे हैं जो ये मान रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन धांधली शुदा है, इसलिए उन्होंने और दूसरी एक तो नून लीग भी कह रही है, तो फिर सबसे पहले तो नून लीग के पास जाए ना। एक मिनट रुक जाए, इधर ही रुक जाए डॉक्टर साहब, इधर ही रुक जाए। सबसे ज्यादा धांधली का शोर तो नून लीग कर रही है। नहीं सर, तो फिर नून लीग के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं सर, आप बताएं ना। आप मुझे बताएं कहाँ धांधली का शोर मचा? आपने एक इस्तदलाल पेश कर दिया। जी सर, आपने अपना एक सवाल और इस्तदलाल पेश कर दिया कि इस वजह से पीटीआई जेयूआई के पास गई कि जेयूआई उस कैंप में शामिल है, उस पार्टियों के कैंप में शामिल है कि जो इलेक्शन 2024 को धांधली ज़दा इलेक्शन कहते हैं। जनाब पीपल्स पार्टी चीख चीख के कह रही है कि जनाब केपीके के अंदर धांधली हुई है। नून लीग चीख चीख के कह रही है कि पंजाब और केपीके के अंदर धांधली हुई है। तो भाई उनके पास फिर क्यों नहीं जा रहे? फिर उनके पास भी जाना चाहिए ना। इस्तदलाल ये वाला नहीं, इस्तदलाल वो है जो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें अनरेस्ट चाहिए, उन्हें पाकिस्तान के अंदर आपा धापी छीना छपटी मारा मारी खून खराबा चाहिए, उन्हें हर तीसरे दिन दूसरे दिन जिले शाह शहीद चाहिए, उन्हें हर रोज पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी चाहिए। वो ये चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त सुकून चाहता है। पाकिस्तान ने $30 अरब अगले 2 महीनों के अंदर जनाब वापस करने अपने कर्जों के। उन्होंने आईएमएफ के साथ वायदा करना है। महंगाई का तूफान सर ये बताइए कि चले 3 नॉमिनेशन पे बात कर कोई नहीं सोच रहा। ओ सर मेरी बात सुने, ये बताएं अलीम खान का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया वजीर आला पंजाब बनने का, सर कोई साथ ही नहीं दे रहे सर। अब तो पीएमएलएन भी लिफ्ट नहीं करा रही। ओन चौधरी की जो पोजीशन है वो भी इस वक्त बहुत खतरनाक पोजीशन है। तो क्या करेंगे सर? अलीम खान का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। जनाब बात यह है, यहाँ बड़ों बड़ों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। यहाँ पे बानी चेयरमैन ने जनरल फैज़ के साथ मिलकर जनाब यहाँ पे 15 साल की पूरी अरेंजमेंट की हुई थी कि जनाब वो इनको वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो उनको आर्मी चीफ बनाएंगे। अगले 15 साल जनाब हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स पे सारा जंगल होगा वाला माहौल होगा। उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। यहाँ पे बुशरा बीबी के अपने ख्वाब थे, वो चकनाचूर हो गए। यहाँ पे हर किसी के ख्वाब चकनाचूर हो गए। हम तो नौज़ायदा पार्टी थी, नई पार्टी थी। हमने अगर जनाब इतना रिजल्ट भी दे दिया कि जो तहरीक इंसाफ ने अपने पहले और दूसरे इलेक्शन में भी नहीं दिया था, हमने पहले इलेक्शन में दे दिया, तो सब्र कर लें, अल्लाह पाक करम करेगा। अभी हमारे 4 नए आज़ाद मेंबर शामिल हुए हैं पंजाब असम्बली के अंदर, 6 से 7 अगले 5-6 दिनों में और शामिल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव लेके और एक अच्छा स्टार्ट लेके अपने मामलात और अपने सियासत जनाब आगे चलाएंगे। अच्छा सर, ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है ये जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए कहा है और लोग जा भी रहे हैं, तो ये एक अच्छा अमल है, एक बड़ा जमहूरी और सियासी सोच शायद उनके अंदर आ गई है जेल में रह के। एक सवाल, लेकिन सर जिस तरह के कत्ल के बाद जफा से तौबा हाय ज़ोदे पशेबा का पशेबा होना, सारा पाकिस्तान तबाह करवाने के बाद, पाकिस्तान की सियासत के अंदर पोलराइजेशन क्रिएट करने के बाद, पाकिस्तान के अंदर गाली गलोच का कल्चर आम करने के बाद, पाकिस्तान के अंदर बदतहजीबी लाने के बाद, पाकिस्तान के अंदर माँ बहन बेटी की इज्जतों के जनाजे निकालने के बाद, पाकिस्तान में अदालतों के और जनरलों के और अपने सियासी मुखालफीन की खानगी ज़िंदगियों को उछाल के उनकी ज़िंदगियों को अजाब बनाने के बाद, पाकिस्तान के अंदर एक नौजवानों को अपने सगे माँ बाप के सामने बदतमीजी और बदतहजीबी के साथ खड़ा करने के बाद, अब आप कहें कि हम जाके मौलाना फजल रहमान साहब के आस्थाने पे जाके सियासी मुंह काला करें, हम पीपल्स पार्टी के पास जाएं, हम दूसरों के पास जाएं, तो मैं कहता हूं लख दी लानत है ऐसी सियासत के ऊपर, लख दी लानत है ऐसे जनाब आपकी सोच के ऊपर। लेकिन अगर पॉजिटिवली इन्होंने करना हो और इनको हुकूमत बनाने की गर्ज हो, हुकूमत सियासतदान और सियासी पार्टी बुनियादी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेती है हुकूमत बनाने के लिए,
हुकूमत बनाने के लिए बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है पीपल्स पार्टी और आरएसएस। सर अभी उनकी चलो, 50 आपको सीटें नून लीग और माजरत नवाज के शरीफ साथ नाम से अगर आपको अभी फॉर्म 45 के लिहाज से 50-60 सीटें उनकी बाकी हैं, उसका फैसला आ जाए। और अगर वो नहीं कि इनके साथ बैठते हैं और अपोजिशन में बैठते कौन से हैं, फॉर्म 45 डॉक्टर साहब इतने ही रुक जाओ यार, कौन से फॉर्म 45? रुक सारा गया झूठ सर, रुक ड्रामा, गया। सब दो नंबरी, सब चक्करबाजी। वो फॉर्म 45 के जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर का ही अंगूठा नहीं है, वो फॉर्म 45 के जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर के साइन नहीं है, वो फॉर्म 45 के जिसके ऊपर तमाम कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंटों के साइन नहीं है। अजीब तमाशा बनाया हुआ है। यहां पे आलमी यहूदी जितने अदारे और यहूदी लॉबी है और ऑपरेशन गोल्ड समेत था, उसके तहत 2 दिन पहले आपने सारे जनाब फॉर्म 45 बनाए हुए और फिर पैसा लगा हुआ अरबों रुपया आपके नाम निहाद लीडिंग टीवी चैनल्स के ऊपर, और उसके एंकर्स बैठ के 6-6 बजे बता रहे हैं कि जनाब फॉर्म 45 आ गया। मेरी सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते लड़ाते गुजर गई है। मैं पूछता हूं 5 बजे पोलिंग खत्म हो तो पोलिंग खत्म होने के बाद पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर जितने 200, 300, 400, 500 बंदा होता है वो अपनी पोलिंग कंप्लीट करता है। वो 6 बज जाते हैं, 6:30, 7 बजे। फिर उसके बाद 4 से 5 दफा हर पार्टी का बंदा और स्पेशली हारने वाला वो कहता है जी 4 दफा गिनती करो। वो जाके कहीं 9 बजे तक आपके पास फॉर्म 45 नहीं आते। ये हामिद मीर के पास और मंसूर अली खान के पास और ये इस किस्म के बाकी जितने कार्टून जनाब आपके लोग थे उनके पास 6-6 बजे कहां पे जनाब फॉर्म 45 आ गया। डॉक्टर साहब, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ डॉलर के जरिए से खिलवाड़ किया गया। डॉलर्स लगे हुए थे करोड़ों अरबों रुपए अपने डॉलर्स कमाने के लिए और अपनी जेबें गर्म करने के लिए। पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाते रहे। फॉर्म 45 6 बजे हामिद मीर के पास कौन सा फॉर्म 45 चले फैसला अब फैसला कैसे इलेक्शन कमीशन करेगी ना। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताइए, मैं बड़ा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपका टेक लेना बड़ा जरूरी है कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी मफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जो नॉमिनेशन की है KPK में वजीर आला की अली अमीन गंडापुर क्वेश्चन मार्क, जनाब मियाँ असलम पंजाब में क्वेश्चन मार्क, और जनाब आपके अंवर अयूब क्वेश्चन मार्क, ये तीनों 9 मई के इसमें नामजद हैं दहशतगर्दी में। क्या कहेंगे सर? देखें, उमर अयूब साहब के हवाले से जितनी मर्जी एप्रीहेंशंस हो, ठीक है, वो मफरूर भी है, सारा कुछ है, वो तो चलो ज़ाती हैसियत पे एक अच्छा डिसेंट नफीस आदमी है। मुझे आप ये बताएं कि बाकी यहाँ पे जो आप कहते हैं ना जी वो बड़ी रिकन्सिलिएशन, और भाई नहीं, एक्शन बोलता है। सिर्फ जनाब बढ़ के मारने से या अल्फाज अदा कर देने से या तकरीरें कर देने से जनाब आप चीज़ें साबित नहीं करते, अपने अमल और अपने एक्शन से करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिसको आपने अभी जिसका नाम लिया KPK के हवाले से, खुदा का वास्ता मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 17 साल पार्टी में गुजारे हैं, खुदा की कसम ना इस बंदे को कभी मुंह लगाया, ना इस बंदे को कभी मुंह लगाने दिया। कोई कैलिबर ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है, ना कोई गुफ्तगू का, ना कोई बिहेव का, ना कोई सोच का, ना कोई इल्म का, ना कोई नॉलेज का, ना कोई रीजनल, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, दीनी, सियासी, दुनियावी, कोई तालीम, कोई एजुकेशन, कोई कैलिबर, कुछ भी नहीं। जो कैलिबर है मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पे जो ना कि वो क्या कैलिबर है जिसको क्या ये इन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया है इस किस्म के लोगों को अपॉइंट करके? मैं ये समझता हूं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं सीख रहे। इस इलेक्शन में जितना बड़ी गेम और जितना बड़ा प्रैंक इनके साथ हुआ है ना, जितना मर्जी कोई कहे कि भाई जी बड़ा अच्छा रिजल्ट ले लिया, 17 मिलियन वोट ले लिए, 92 सीटें ले ली। आपकी जनाब इस चैनल के अंदर और आपके इस प्रोग्राम में मैं एक ब्रेकिंग दे दूं, जिस दिन सरकारी नतीजा अनाउंस होना है ना 10 दिन बाद, उसके बाद 3 दिन मिलने हैं आज़ाद मेंबरान को। आपकी इतला के लिए अर्ज है, तकरीबन कोई 30-35 आज़ाद मेंबर जो इनके हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज़ाद ही रहना है, उन्होंने आज़ाद ही रहना है। एक आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप बना के वो अपनी मर्जी का मालिक होगा। तो बड़ी बात कर दी, सुन ले मेरी बात, ये तो बड़ी बात कर दी आपने। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। तो ये तय हो चुका है सर, इनके साथ जो अभी देखे ना, ये तय हो चुका है। पंजाब के अंदर 20 से 22 बंदे तो चले गए। सुनो एक मिनट, पंजाब के अंदर 20 से 22 आज़ाद मेंबरान तो इनके चले गए। हालांकि अभी तो वक्त ही नहीं आया जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 3 दिन के अंदर फैसला करो, अभी तो वो 8-10 दिन है, तो आपके 22-25 बंदे निकल गए।
वो तो लोग हैं जो ऑलरेडी आजाद थे सर, पीटीआई के तो नहीं है, वो तो ऑलरेडी आजाद है। नहीं, और पीटीआई के चले गए, टोटल पीटीआई के आप दावा कर रहे हैं कि 20 चले गए सर? हमने तो सुना है सिर्फ एक पंजाब के अंदर 15-20 के करीब दाएं बाएं हो गए हैं। कोई हमारे 3 हमारे पास आए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान में, वो 8-9 जो है ना वो नून लीग में चले गए हैं और अभी बाकी पाइपलाइन में है। लेकिन मैं वफाक की आपको बात बता रहा हूं, वफाक की जनाबे वाला 25 से लेके 35 मेंबर है। ये जो अरेंजमेंट करेंगे ना, चाहे कहेंगे नहीं जी सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला ले आए कि हाँ जी आप पीटीआई में शामिल हो सकते हैं, पीटीआई का नाम इस्तेमाल हो सकता है, पीटीआई एज अ पार्टी कौमी असम्बली के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, तो जनाब उसके बावजूद 30 के राउंड अबाउट ऊपर नीचे उन्होंने कहना है जी हमने आज़ाद ही रहना, और वो एक आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के तौर पे वो बड़ी ब्रेकिंग दे दिए सर, कुछ दिनों की बात है, फिर प्रोग्राम करूंगा, और अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर क्या, उसके बाद क्या होगा? मैं क्या बता दिया आपको। अच्छा सर बता दिया है तो इसका मतलब है ये सब फैसला हो चुका है, फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, फैसला हो चुका है, आगे चलते हैं सर। ऊपर नीचे हो सकता है, इत्तलात ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अहम तरीन जराए सर, सही है। मैं आगे चलता हूं, बस सर 2 सवाल है। एक सवाल तो ये है कि आपने भी मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया था, इश्तहारात ने भी कर दिया था, उनकी पार्टी ने भी कर दिया, ये क्या हुआ सर उन मियां साहब के साथ? ये कितनी बड़ी ज्यादती की गई है, क्या कहेंगे? इधर ही रुक जाए बस, मेरे पास 1.5 मिनट है सर। दूसरा सवाल भी जी सर, मैं वाहिद पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट था जो पिछले 25 दिन से ये कह रहा था तमाम लीडिंग चैनल्स में, जितने बड़े 6 चैनल हैं, मैंने आखिरी 6 दिनों में कहा कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ 33% रेशो रखते हैं कंसिडरेशन की, वजारत उज़्मा की 33%, पीपल्स पार्टी है 33%, और कोई हो सकता है। मुझे इस पर ठट्ठे बांधे आपके नाम नेहाद जो सीनियर्स होते थे ना, जर्नलिस्ट, तजिया नगार बैठे हुए, वो कहते थे देखो यार क्या बवेलियां मार रहा है, ये खुदा की कसम खा के बस आखिरी टाइम नहीं है, बिल्कुल सही है सर। आखिरी इस मौके पे जनाब चौहान साहब को पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करने पर अफसोस तो नहीं है सर? बस आखिरी जुमला सर, मुझे फख्र है कि मैंने वो पार्टी छोड़ी कि जो इस वक्त पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा। बस ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, जरूर बात करते। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।